नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला बोल दिया, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। समझौते की बात करते करते अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमलों की बात करने लगे हैं और उनकी हरी झंडी मिलते ही अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ईरान ने बहरीन से लेकर जॉर्डन तक अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी, उसके F-35 हैंगर तबाह कर दिए। ईरानी सेना IRGC ने खुली धमकी दी है कि ईरान और कड़े हमले करने को तैयार है। यानी अमेरिका से ईरान की जंग शुरू हो गई है, जिससे पश्चिम एशिया एक बार फिर दहल गया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। वेस्ट बैंक में इजरायल के बढ़ते अत्याचार पर भड़के पश्चिमी देश, इजरायली सेटलर्स और वित्त मंत्री स्मोट्रिच पर 6 देशों ने लगाया प्रतिबंध। इजरायल ने आरोपों को किया खारिज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फिर किए घातक हमले, 11 बच्चों और महिला समेत 13 की मौत। भड़का तालिबान, बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक चौतरफा संघर्षों से घिरी पाक सेना। नेपाल की बालेन सरकार में सुदन गुरुंग की वापसी, दोबारा गृहमंत्री पदभार संभालते ही एक्शन में आए गुरुंग। राजा वीरेंद्र शाह और उनके पूरे परिवार की जान लेने के मामले में फिर खुलेंगी फाइल्स। और चलते चलते में देखेंगे चीन में मिला नया 4 पंखों वाला ग्लाइडिंग डायनासोर, वैज्ञानिकों के भी उड़े होश। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ 21वें प्रतिबंध पैकेज का रखा प्रस्ताव। भारत, चीन और यूएई समेत 6 देशों की 50 कंपनियों के एक्सपोर्ट पर लग सकता है बैन। मॉस्को की मदद करने के लगे हैं आरोप। ट्रंप की पाबंदियां सैन्य हमले की साजिश, अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर क्यूबा के राजदूत लियानिस रिवेरा का बड़ा दावा, कहा हम झुकेंगे नहीं। ट्रंप ने पहले ही दी है क्यूबा पर कब्जे की धमकी। खुद के ही टैरिफ में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिकी अदालत ने सरकार से रिफंड प्रक्रिया पर मांगा जवाब। कोर्ट ने आयात शुल्क को गैर कानूनी करार देते हुए अरबों डॉलर की राशि लौटाने के दिए हैं आदेश। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 2026 के लिए जारी किया ग्लोबल पीस इंडेक्स। आइसलैंड बना सबसे सुरक्षित देश, जबकि भारत और अमेरिका टॉप 100 से भी हुए बाहर। तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक दिन पहले तक शांति की बात कर रहे थे, इजरायल को इसलिए धमका रहे थे कि उसने ईरान पर हवाई हमला किया था, वही ट्रंप अब ईरान पर हमले के आदेश अपनी सेना को दे रहे हैं। अमेरिका की सेना ने ईरान के 8 शहरों को निशाना बनाया है। लगभग 20 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार कर खाड़ी देशों में बने अमेरिका के सैन्य बेसों को तबाह करने का दावा किया है। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील की जो बात कर रहे थे, वो डील मुश्किल में पड़ गई है। वैसे तो ट्रंप अब तक 38 बार दावा कर चुके हैं कि ईरान अमेरिका से डील करना चाहता है और जल्दी ही डील हो जाएगी, लेकिन डील की जगह अब जंग शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान पर आरोप लगाया था कि उसने अमेरिका के एक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे को हॉर्मुज में मार गिराया है और ट्रंप तभी से बदला लेने की बात कह रहे थे। वहीं ईरान का कहना था कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर उसने हमला नहीं किया है, लेकिन ट्रंप ने जंग का ट्रिगर दबा दिया। अमेरिका ने ईरान के 8 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें केशम आइलैंड में 6 धमाके सुने गए। सिरिक आइलैंड पर पानी के 2 प्लांटों को निशाना बनाया गया। हॉर्मुज प्रांत, जस्क और बुशहर पर हवाई हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने बताया कि उनकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कंट्रोल स्टेशन और निगरानी रडार ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में कमांडर इन चीफ के निर्देश पर यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की फोर्स ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू किए। यह मिशन ईरान की बिना वजह की आक्रामकता का एक उचित जवाब है, लेकिन अमेरिका के इस हमले ने पश्चिम एशिया में लागू युद्ध विराम को तोड़ दिया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। उसकी तरफ से बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान ने कहा कि उसने जॉर्डन समेत क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए। इस हमले में जॉर्डन के एक एयरबेस पर F-35 लड़ाकू विमानों के हैंगर और कमांड सेंटर समेत 4 अहम ठिकाने नष्ट कर दिए गए। उसने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर लंबी दूरी वाली कद्र, इमाद और खैबर शेकन मिसाइलें दागी। आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कहा कि बुधवार की सुबह तड़के अमेरिकी शासन ने देश के दक्षिणी इलाकों पर क्रूर हमले किए। ये हमले संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। हमने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के तहत अमेरिकी सैन्य आक्रामकता और ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन का जवाब दिया। ईरान के सशस्त्र बलों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर हमला किया जो इन हमलों के लिए लॉन्चिंग सेंटर के रूप में काम करते थे। ईरानी विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों को चेताते हुए कहा कि क्षेत्र के देशों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अमेरिका और इजरायल को अपने इलाके का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए न करने दें। वहीं ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने भी ये चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो क्षेत्र में तय किए गए लक्ष्यों पर और ज्यादा व्यापक और कड़े हमले किए जाएंगे। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और तुर्की के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की है और यह साफ कर दिया है कि ईरान को आत्मरक्षा का अधिकार है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में बड़ी जंग का खतरा बढ़ा दिया है। हालात बिगड़ता देख बीजिंग ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जिस तरह अमेरिका और ईरान में हमलों का दौर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में क्षेत्र में भयंकर तबाही की आशंका जताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजरायल के खिलाफ पश्चिमी देशों के बड़े एक्शन की। तो इजरायली सेना फलस्तीन में अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है। गजा में तो आधिकारिक तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने 70% कब्जे के आदेश दे ही दिए हैं। वहीं वेस्ट बैंक में भी इजरायली बस्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। फलस्तीनियों पर इजरायली सेना के अत्याचार जारी है। ऐसे में अब पश्चिमी देशों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने इजरायल की इस मनमानी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। 6 पश्चिमी देशों ने वेस्ट बैंक में हिंसा फैलाने वाले इजरायली सेटलर्स पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का नाम शामिल है। इन 6 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि चरमपंथी सेटलर्स लगातार फलस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। उनके मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। इन हिंसक लोगों को इजरायल सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। ये लोग बिना किसी डर के काम कर रहे हैं। सरकार की मदद से वहां नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह गलत है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरुट ने बताया कि फ्रांस ने वेस्ट बैंक में हिंसा को देखते हुए इजरायली वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच, बसने वाले समूहों के 3 नेताओं और 21 बसने वालों के देश में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अगर इजरायली सरकार जमीनी हालात का पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफल रहती है तो हम आगे के उपायों पर विचार करेंगे। वहीं ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश व्यवसायिकों और नागरिकों से अपील की कि वे वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों में उन वित्तीय गतिविधियों को करने से बचे जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। ब्रिटेन सरकार ने यह भी साफ किया कि उनके मुताबिक हिंसक रूप से बसने वाले समूहों को उस जमीन से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए जो उन्होंने फलस्तीनियों से छीन ली है। उन्होंने इजरायली सरकार से बस्तियों के विस्तार को खत्म करने, वेस्ट बैंक में बसने वालों की हिंसा पर लगाम लगाने, दोषियों पर मुकदमा चलाने और फलस्तीनी अर्थव्यवस्था के कामकाज पर जारी प्रतिबंधों को हटाने की मांग दोहराई है। इस सख्ती से इजरायल पर थोड़ा दबाव तो पड़ेगा, लेकिन क्या इससे वेस्ट बैंक या गजा में हालात बदलेंगे? क्योंकि गजा में तो लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उन्हें ना तो भरपूर खाना मिल पा रहा है और ना ही मेडिकल सुविधाएं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजरायल पर आरोप लगाया है कि इजरायल पिछले साल अक्टूबर से नाममात्र के युद्ध विराम के बावजूद विदेश में इलाज की जरूरत वाले 16,500 से ज्यादा फलस्तीनियों को घेराबंदी वाले युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकलने से रोक रहा है। इजरायल मरीजों को इलाज में देरी करके मार रहा है। इन हालात में बहुत जरूरी हो जाता है कि फलस्तीन के सभी हिस्सों से इजरायली सेना को बाहर किया जाए। हालांकि पश्चिमी देश बार बार इजरायल के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अब तो उसे रोकने के लिए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया गया है। मगर मानवाधिकार से जुड़े संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ये एक कदम तो है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि बस्ती बसाने वाले वित्त पोषण नेटवर्क को निशाना बनाना, जबकि इस अभियान को चलाने वाले मंत्रियों को कोई परिणाम भुगतने नहीं दिए जाते, ये सार्थक जवाबदेही नहीं है। इससे इसके सूत्रधार अछूते रह जाते हैं।
ब्रिटेन को बेन्यामिन नेतन्याहू और इट स्ट्रॉक और इजराइल कार्ड्स के साथ साथ पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। उसका कहना है कि इन कदमों का असली मकसद तो यह है कि हिंसा के खिलाफ उपायों के रूप में छिपाकर इजराइल की जमीन में यहूदियों के बसने के अधिकार और इजराइल और फलस्तीनी संघर्ष को लेकर एक राजनीतिक रुख थोपने की कोशिश की जा रही है। इससे साफ है कि इजराइल भी इन प्रतिबंधों के चलते बौखलाया हुआ है। लेकिन क्या इन प्रतिबंधों का उस पर कोई खासा असर होगा? क्या फलस्तीनियों पर उसके अत्याचार रुकेंगे? ये सवाल अब भी बरकरार है। और अब अगली खबर में बात करेंगे चौतरफा संघर्षों से घिरे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक पाकिस्तानी सेना को जनता के विरोध का सामना करना पड़ ही रहा है। और अब एक बार फिर उसका अफगानिस्तान के साथ टकराव शुरू हो गया है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांतों में घातक हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी सैन्य विमानों ने रात में हमारे हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और कुनार, खोस्त और पख्तिका प्रांतों में आम नागरिकों के घरों पर बमबारी की। हमलों के पीड़ितों में 11 बच्चे, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति शामिल थे। इसके अलावा 14 अन्य महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। हम इस मानवीय अपराध और आक्रामकता की कड़ी निंदा करते हैं। ये हमले बीते दिन अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हसन खेल इलाके में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले के बाद हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया हो। इससे पहले भी उसने काबुल में ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, जो एक नशा मुक्ति केंद्र है, उस पर हवाई हमला किया था, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसे लेकर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। और अब एक बार फिर शुरू हुए इन हमलों को लेकर दोनों देशों में जंग की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के हालिया हमले में लगभग 23 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तो बवाल ही मचा हुआ है। वहां लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते दिन भी मुजफ्फरबाद में पूरी तरह से शटडाउन देखा गया। बाजार पूरी तरह बंद रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। इस कड़ी कार्रवाई के बावजूद मीरपुर, कोटली और अन्य जिलों में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकाली और हड़ताल की। सब्सिडी वाला सस्ता आटा, सस्ती बिजली और बढ़ती महंगाई से राहत की मांग को लेकर शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक जवाबदेही और बड़े संवैधानिक सुधारों की मांग शुरू कर दी है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ पीओके की जनता का गुस्सा तब और भड़क गया जब सरकार ने वहां के नागरिक संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी को एक गैर कानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सरकार ने अब जेएएसी के 4 वांटेड नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। दरअसल इस क्षेत्र में पाकिस्तान सरकार और जनता के बीच टकराव की मुख्य वजह पीओजे के विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें हैं। ये सीटें 1947 के बाद पाकिस्तान के मुख्य भूभाग में जाकर बसने वाले जम्मू कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित है। जेएएसी का तर्क है कि इन 12 सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां मुजफ्फरबाद में अपनी मर्जी की सरकार बनाने और राजनीतिक हेरफेर करने के लिए करती आई हैं। इसलिए इन सीटों को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए और यही वजह है कि अब पाकिस्तान सरकार जेएएसी को कुचलने की कोशिशों में जुट गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि एक साथ कई मोर्चों पर संघर्षों से घिरी पाकिस्तानी सेना अब कैसे इनसे निपटती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे नेपाल की सियासत में जारी उथल पुथल की। तो नेपाल में बालेन शाह की सरकार के फैसलों को लेकर लगातार विवाद देखा जा रहा है। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह पर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लग रहे हैं। शुरुआत में तो बालेन शाह भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी ही सरकार से गृह मंत्री सदन गुरुंग को बाहर कर दिया था। उन पर वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद गुरुंग ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब बालेन सरकार में उनकी वापसी हो गई है। उन्होंने दोबारा बतौर गृह मंत्री पदभार संभाल लिया है।
बताया जा रहा है कि गुरुंग के खिलाफ अवैध तरीके से वित्तीय लेन देन के कोई सबूत नहीं मिले। सरकार की तरफ से गठित जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, इसलिए उनकी सरकार में दोबारा एंट्री हो गई है। मालेन शाह के इस फैसले को लेकर पहले से ही चर्चा गरमाई हुई है और अब पदभार संभालते ही गुरुंग ने जो ऐलान किया है उसने नेपाल की सियासत में हड़कंप मचा दिया। दरअसल नेपाल के नए गृह मंत्री ने 2001 के शाही परिवार केस की फाइल दोबारा खोलने की घोषणा की है, जिसमें राजा वीरेंद्र शाह और उनके पूरे परिवार की जान ले ली गई थी। गौरतलब है कि 1 जून 2001 को नेपाल के नारायण हिटी शाही महल में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी थी, जिसमें शाह के परिवार के कई सदस्यों की जान चली गई थी। इनमें तत्कालीन राजा वीरेंद्र शाह, रानी ऐश्वर्या और युवराज दीपेंद्र भी शामिल थे। एक आधिकारिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि उस वक्त के युवराज ही इस पूरी घटना के जिम्मेदार थे। शराब के प्रभाव में दीपेंद्र ने कथित रूप से अपने माता, पिता, भाई, बहन और अन्य परिवार के सदस्यों को गोली मार दी और बाद में खुद को भी मार लिया। हालांकि कई लोगों ने उस समय भी इस रिपोर्ट को खारिज किया था। इस घटना ने नेपाल के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया था, लेकिन ये जांच रिपोर्ट तब से ही विवादों से घिरी रही और अब गुरुंग ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मामले की जांच दोबारा शुरू करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस मामले में होने वाले खुलासों पर टिक गई हैं कि क्या उस वक्त शाही परिवार के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई या युवराज ने ही नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल सच का खुलासा अब आने वाले वक्त में ही हो पाएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे उड़ने वाले डायनासोर की। तो क्या आपने कभी 4 पंखों वाले किसी जीव के बारे में सोचा है? नहीं ना, ऐसी चीजें तो हमें बस फिल्मों या कॉमिक्स में ही देखने को मिलती है। लेकिन 4 जून 2026 को वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सच सामने रखा है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल चीन के गांसू प्रांत में एक ऐसे डायनासोर का पता चला है जिसका नाम है जियान चांग माइनसिस। और यकीन मानिए कि यह कोई मामूली डायनासोर नहीं था, बल्कि बड़े बड़े पंखों वाला, हवा में सैर करने वाला खिलाड़ी था। अब इसकी कहानी पर गौर कीजिए जो करीब 12 करोड़ साल पुरानी है, और कल्पना कीजिए एक ऐसे डायनासोर की जिसके आगे के हाथों और पीछे के पैरों दोनों पर लंबे लंबे पंख थे। जब ये भाई साहब अपने पंख फैलाते थे तो इनकी लंबाई करीब 4 फुट हो जाती थी, बिल्कुल आज के बड़े वाले उल्लू के बराबर। हालांकि आज के पक्षियों की तरह ये लगातार पंख फड़फड़ाकर आसमान में उड़ नहीं सकता था। इसका तरीका थोड़ा अलग था। ये किसी ऊंची जगह से छलांग मारता और उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता था। ये जियान असल में छोटे और मांसाहारी डायनासोरों की उस माइक्रोरैप्टर फैमिली से है जिसमें मशहूर और खूंखार वेलोसिरैप्टर भी आते हैं। इस खोज ने तो विज्ञान की दुनिया में तहलका ही मचा दिया है। अब तक ऐसे 4 पंखों वाले डायनासोर सिर्फ उत्तर पूर्वी चीन में ही मिलते थे, लेकिन जियान के अवशेष तो उत्तर पश्चिम के चांगमा बेसिन में मिले हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों साल पहले ये अनोखे जीव सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे एशिया में खूब मौज करते थे। एनाल्स ऑफ कार्नेगी म्यूजियम में छपी ये खबर किसी कहानी से कम नहीं लगती। सचमुच प्रकृति के पिटारे में हमें हैरान करने के लिए अभी न जाने क्या क्या बाकी है। तो कैसी लगी आपकी रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।